गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बात कर चुके हैं और अभी आज हम लोग उसी घटना के अगली कड़ी में नेपोलियन पे बात करेंगे। ठीक है। नेपोलियन की जब हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे नेपोलियन का अध्ययन 4 अलग अलग हिस्सों में बांट के किया जाता है। एक, नेपोलियन का राइज कैसे हुआ, नेपोलियन के प्रमुख कार्य क्या थे। एक है महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम है इसका, जो समझाऊंगा मैं आपको। और एक पॉइंट है नेपोलियन का डाउनफॉल, पतन कैसे हुआ नेपोलियन का, है ना, डाउनफॉल। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉपिक को समझने के लिए हमें बाकी हिस्सों पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी। एग्जाम में जब भी कोई भी सवाल होगा नेपोलियन के इर्द गिर्द जीएस में, तो नेपोलियन के कार्यों के संदर्भ में, और कार्य क्या है बेसिकली, कल आपको हमने समझाने के दौरान बताया था, फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को यूरोप के अलग अलग देशों में घरों में ले जाने का काम नेपोलियन ने, इसके लिए जीएस में हम इसे पढ़ रहे हैं। यानी आधुनिक परिवर्तनों का वाहक बना था नेपोलियन भी, जो चेंजेस हुए उसका एक, आप कह सकते हैं, कैरियर बना, वाहक बना, ले गया, माध्यम बना था वो। ठीक है, इसलिए कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के बारे में कुछ कुछ बेसिक बेसिक जानकारी मैं लिखवा भी दूंगा, समझा भी दूंगा, ताकि पूरी टॉपिक पे ही समझ रहे, क्योंकि लिखने के दौरान थोड़ी आज़ादी चाहिए होती है कुछ बात कहने की, है ना। पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन की परिस्थितियां आप सभी को ध्यान है फ्रांसीसी समाज के बारे में, कि क्रांति से पहले 1789 से पूर्व फ्रांस का समाज कैसा था। तो आप सबको पता है कि निरंकुश राजतंत्र है, ठीक, एक जो मेजर पॉइंट था। धर्म की अच्छी खासी पकड़ है समाज पे। समाज के कुछ जो वर्ग हैं, जैसे सामंत हैं, पादरी हैं, उनका बहुत दबदबा है समाज पे। मध्य वर्ग की संख्या ठीक है, लेकिन उसे सम्मान नहीं मिलता राजनीतिक सामाजिक तौर पे। निम्न वर्ग का शोषण होता है, यही समाज है फ्रांस का समाज की बात करें हम। ठीक। इन परिस्थितियों में जब क्रांति होती है, तो क्रांति में ये था कि कोई भी आम परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, राइज कर सकता है। और एक कोर्सिका करके जगह है, जगह वगैरह याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एक कोर्सिका करके जगह है, ठीक है। और क्रांति से ठीक कुछ वर्ष पहले ये क्षेत्र, या कुछ महीने पहले ये क्षेत्र फ्रांस को मिला था। कोर्सिका का ही रहने वाला था नेपोलियन, एक आम परिवार का व्यक्ति था। ये हो सकता है ये क्षेत्र इटली के पास भी चला जाता, इटली के इतिहास में कुछ भूमिका अदा कर रहा होता हो, जिसको अदा करना हो तो अदा करेगा ही करेगा भूमिका। संयोग से क्रांति के आसपास कुछ पहले ये क्षेत्र फ्रांस को मिल गया, जो भी रीजन रहा हो। सामान्य परिवार का व्यक्ति था ये, मौका मिला। इसकी बड़ी इच्छा थी बचपन से कि हम नौसेना में जाएं, ठीक, लेकिन नौसेना में से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। क्रांति के कारण इसको सैनिक स्कूल में पढ़ने का मौका, ठीक है, वहाँ सैनिक प्रशिक्षण मिला। और क्रांति के दौरान छोटी बड़ी इसे जिम्मेदारियां दी जाने लगी। जैसे एक तूलो बंदरगाह है दक्षिणी फ्रांस में, क्रांति के दौरान लोगों ने उस बंदरगाह को घेर लिया था, तो नेपोलियन को जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम लोगों से मुक्त कराओ बंदरगाह को। नेपोलियन ने बहुत कम समय में, बहुत कुशलतापूर्वक बंदरगाह को लोगों से मुक्त करा दिया था। एक बार भीड़ ने राजमहल को घेर लिया था, पहला ही फेज चल रहा था, ठीक है, और उस समय उसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई लोगों को यहाँ से तितर बितर करो। नेपोलियन ने बहुत आसानी से भीड़ को वहां से हटा दिया। इसको जो जो जिम्मेदारी दी गई क्रांति के दौरान, हर एक जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन, योजना उस पूरे अभियान की खुद बनाता था, और सबसे खतरनाक मोर्चे पे आगे से रहता था। योजना बना के ऐसा नहीं कि पीछे से कमांड कर रहा है, वो फ्रंट पे जाता था वो।
कोई भी समस्या है जहां सबसे खतरा अधिक है वहां नेपोलियन दिखेगा। यानी बहुत साहसी व्यक्ति था, डेयरिंग व्यक्ति था वो। ठीक, ये जो सबसे महत्वपूर्ण, प्लस योजना खुद बनाता था कैसे ये काम करना है। क्रांति का फेज चलता रहा, सैनिक दायित्व को निभाता रहा ये, क्योंकि आम परिवार से था। एक महिला थी जोसेफिन करके, ठीक है, और वो थोड़े अभिजात वर्ग से आती थी, बड़े बड़े पार्टियों में उनको बुलाया जाता था। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। किसी अवसर पर नेपोलियन से मुलाकात होती है, फिर दोनों वैवाहिक संबंध में बन जाते हैं। उस महिला के कारण, चूंकि अक्सर उसे उच्च वर्गीय पार्टी में बुलाया जाता था, तो नेपोलियन भी वहां आने जाने लगा। आमतौर पे क्या होता है, जब एकदम से क्लास चेंज होता है तो बड़ी झिझक होती है। कई इतिहासकार कहते हैं नेपोलियन भी बड़ा ही मतलब वहां शर्माता था, जाकर के अलग थलग रहता था वो। बट पत्नी के कारण धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो जो नीति नियंता थे उस समय, चाहे जैकोबिन के नेता रहे हों या आगे चल के डायरेक्टरी के नेता, उन सब से नेपोलियन का परिचय होना शुरू, उसी दौरान होना शुरू हो गया। ये पूरा प्रकरण ऐसा है कि भाई कोई भी समस्या होती थी ना, तो पेरिस की पब्लिक सड़कों पर उतर आती थी। तो जैकोबिन काल में शायद इसको जिम्मेदारी दी गई, जैकोबिन काल ही था वो, कि पेरिस के पब्लिक से जितने भी हथियार है तुम जमा कराओ। ये बार बार हथियार लेके सड़कों पे, और राजा को ही खदेड़ने लगते हैं, भगाने लगते हैं कि भगाओ इसको, मतलब ठीक है। कहा जाता है कि उस पूरे पेरिस को एक तरह से शस्त्र विहीन बना दिया था नेपोलियन, इतने प्लान्ड वे में काम किया था। इसकी चर्चा होती थी कि भाई ये कुशल अधिकारी है। चर्चा इस बात की भी साहसी है, जो इसकी टीम में होते थे उसको गजब भरोसा होता था इसके ऊपर कि ये है तो हमारा कुछ होगा ही नहीं, नेपोलियन है तो हमें कुछ होगा ही नहीं, इस तरह की बातें थी। डायरेक्टरी के शासनकाल में जब अव्यवस्था बढ़ी और इसकी लोकप्रियता बढ़ी, डायरेक्टरी को लगा इसको फ्रांस से बाहर रखना ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको इटालियन अभियान पे भेजा। इटली और इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया, कहा दोनों को निपटाओ। यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है आपका, नेपोलियन ने उस पर्वत श्रृंखला को पार किया। बहुत टफ माना जाता था उस पर्वत श्रृंखला को पार करके अभियान करना। सैनिक इस बात से चिंतित थे कि भाई कोई कभी पार तो कर नहीं पाया इस तरह से अभियान के लिए, कोई यात्री वात्री चला जाता है। सेना बहुत परेशान थी नेपोलियन के पीछे पीछे कि पता नहीं पर्वत कब आएगा, कब पार करेंगे। कहा जाता है नेपोलियन के बारे में इस बात को समझता था कि साइकोलॉजिकल बैरियर एक बड़ा बैरियर होता है। सैनिकों में बार बार उत्साह भरता गया, रास्ते में जहां कहीं समस्या आती थी रास्ता मार्ग खुद बनाता था, आगे बढ़ के किस रास्ते से जाना है। पूरा बर्फीली पहाड़ियां थी वो, ठीक है, रास्ता भी वो खुद तय करता था वो, आगे बढ़ करके। उसके कुछ सहयोगी होते थे, फिर उस पर सेना जो है, तो सबको लगता था कि सुरक्षित है, इसके साथ जा रहे हैं, तो ये वाला भाव पैदा वो कर पाता था वो। बार बार सैनिक को कहता था कि बस चलते रहो तुम, बहुत बहुत जल्दी वो पर्वत आने वाला है, पर्वत भी पार कर जाएंगे। जब पर्वत आ गया और पर्वत से नीचे फिर वो मैदान की तरफ चलने लगा, तो सैनिक बार बार पूछते पर्वत, बोला पर्वत तो पार कर गए। सैनिक सब सरप्राइज थे कि पर्वत पार, हाँ, सब ये मन का बैरियर होता है। बोलो हम पार चुके हैं और अब हम दुनिया के उर्वर मैदानों में, मतलब इटली का बहुत उपजाऊ इलाका है, उत्तर वाला इलाका जो है, ठीक है, एक उर्वर मैदान में अब आने वाले हैं, यहाँ बहुत समृद्धि और सब कुछ है अब। फिर जोश भरा और उसने फिर इटली को जीता, फिर ऑस्ट्रिया को एक युद्ध में हराया, तो उसकी लोकप्रियता एकदम जबरदस्त और ऊंचाई पे चली गई। नेपोलियन कहीं भी बाहर अभियान करता था तो क्या करता था, वहां की अच्छी अच्छी कलाकृतियां, अच्छी अच्छी चीजों को अपने देश भेजा करता था। जैसे बहुत चर्चा में मोनालिसा की जो पेंटिंग थी, बहुत चर्चा में थी, उसने उठाया और उसे फ्रांस भेज दिया। लोग देखने जाया करते थे उसको, इटली, ठीक है ना, उस पेंटिंग इतनी मशहूर पेंटिंग थी, फ्रांस के किसी म्यूजियम में होगा आज के डेट में वो, ठीक है। तो नेपोलियन की इससे भी लोकप्रियता बढ़ने लगी, प्लस जहां अभियान करता था पैसा वहीं से कलेक्ट करके सारे खर्चों को निकालता था वो। इटली में कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, हम इटली को तो जीत ही लिया उसने। ऑस्ट्रिया यूरोप की बड़ी शक्ति, उसने ऑस्ट्रिया को भी हराया और इटली से बाहर किया, ठीक। ऑस्ट्रिया को भी एक युद्ध में हराया, बड़ी शक्ति थी, इसकी चर्चा होने लगी, पूरे फ्रांस में जय जयकार होने लगा नेपोलियन का, ठीक। तो डायरेक्टर डर गए, कल ऐसा होना कि सत्ता पे कब्जा, डायरेक्टर ने तो इसको बाहर भेजा था, तुम बाहर ही रहेगा और ऑस्ट्रिया से लड़ेगा तो मारा ही जाएगा ये। डायरेक्टर की यही सोच थी कि ऑस्ट्रिया से लड़ने का मतलब इसकी कहानी खत्म, एक प्रतिद्वंदी गया। कुछ लोग कहने लगे तुम भाई बहुत लोकप्रिय हो गए, सत्ता पे कब्जा कर लो। बोला कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया है।
यानी परिस्थितियों को समझने की भी क्षमता रख रहा था किस समय हमें क्या काम करना है। अभी वक्त नहीं आया, ठीक। और उसके बाद इसे जब लौटा तो इसे वापस मिस्र अभियान पे, इजिप्ट अभियान पे भेजा गया। वहां अभियान पे गया तो अपने साथ पुरातत्वविदों को लेकर गया, इतिहासकारों को लेकर गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो जो अध्ययन की वजह थी। चलो मिस्र के बारे में बहुत सुना है, वहाँ की सभ्यता के बारे में चलो अध्ययन करते हैं, वहाँ की लिपियों के बारे में। मिस्र पे कब्जा भी करेंगे और अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन इजिप्ट को अपने लिए बहुत आवश्यक मानता था। जब उसे पता चला कि फ्रांस अभियान कर रहा है तो ब्रिटेन ने चुनौती दी उसे, और ब्रिटेन की नौसेना बहुत मजबूत थी उस समय। बिना किसी संदेह के ब्रिटिश नौसेना से बहुत आसानी से नेपोलियन की सेना को हरा दिया। हालांकि नेपोलियन ने, उसके साथ जो लोग गए थे, कुछ कुछ अनुसंधान वगैरह भी वहाँ हुआ, बट नेपोलियन किसी तरह से कुछ सहयोगियों के साथ जान बचाकर भागा। सब कुछ छोड़ भी दिया वहाँ पे, जाओ तुम, ठीक है। फ्रांस जब आया, फ्रांस में इतनी परेशानी थी कि जब खबर इसने भिजवाया अपने खास लोगों को मैं वापस आ रहा हूँ, किसी ने ये नहीं पूछा कि मिस्र में क्या हुआ। तब ये मान के बैठे थे कि जीत ही गया होगा। जय जयकार होने लगी, और फिर उस समय जो संसद थी उसकी बैठक बुलाई गई, और इसका भाई भी उसका मेंबर था या अध्यक्ष था संसद का, कुछ अच्छे पद पे था। भाई के थ्रू इसने प्रस्ताव रखवाया कि भाई प्रशासन में मैं भी अपनी भूमिका अब, ठीक है। तो कुछ डायरेक्टरों ने विरोध किया, कुछ सांसदों ने विरोध किया, ठीक है। इसने गोली चलाना शुरू कर दिया संसद भवन में, ठीक है। इसके समर्थकों ने बोला कि विरोध नहीं चलेगा, मतलब पब्लिक को इससे मतलब नहीं कि वो हारा या जीता। जब राजनेताओं का कद बहुत छोटा हो जाता है, पब्लिक में किसी का कद जब बड़ा होता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। ये सब भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा है, नेपोलियन के राइज के साथ। इसने सत्ता पे कब्जा कर लिया, डायरेक्टरों को बंदी बंदी बना लिया। पब्लिक को तो मतलब था कि भाई ये फ्रांस के गौरव के दिन लौट आएगा। पब्लिक को भरोसा दिला चुका था ये, और अपने कार्यों से। इजिप्ट वाले मामले को पूरी तरह से प्रेस में दबा दिया गया। पहला काम इसने किया कि प्रेस पे कठोर नियंत्रण, इसकी मर्जी के बिना कोई भी खबर पब्लिश। उच्च शिक्षा और प्रेस, ये कहता था लोगों को विद्रोह के लिए पढ़े लिखे लोग भड़काते हैं। दोनों पे कठोर नियंत्रण, और प्रेस नहीं, सत्ता में आने के साथ। जब नेपोलियन हार जाएगा तब लोगों को पता चलेगा वहां फ्रांस की जनता को, मिस्र में तो ये हार गया था। इतना कठोर नियंत्रण था। नया संविधान बनाया, बोला संविधान में कार्यपालिका के 3 प्रमुख होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले के पास अधिक अधिकार होगा और वो मैं हूं। 5 से 3 पे आया, ठीक है ना। और फिर एक संशोधन कर देगा और बोलेगा कि जो पहला पार्षद बनेगा वो आजीवन अपने पद पर, यानी योग्यता को भी साइड कर दिया गया, एक तरह से उस रास्ते पे आ गया कि भाई हमारे लिए कोई कंडीशन लागू नहीं होगा। इसकी बड़ी इच्छा थी शासक की तरह व्यवहार करने की। जब 2-4 शासकों को और यूरोप में हरा देगा तो पब्लिक एकदम पागल होगी इसके पीछे, फिर जनमत संग्रह करवाएगा और पब्लिक से पूछेगा कि मैं फ्रांसीसी गणतंत्र का सम्राट बनना चाहता हूं, यानी मैं जनता का सम्राट बनना चाहता हूं, गणतंत्र का, रिपब्लिक का। आदतें पूरी राजाओं वाली थी इसकी, टॉप लेवल का तानाशाह था। बट जनमत संग्रह करा के अपने आप को फ्रांसीसी गणतंत्र का सम्राट, गणतंत्र का सम्राट कहता था। सफलता के शिखर पर था तो पब्लिक भी से पूछती थी। स्पेन, हॉलैंड, जर्मनी यानी प्रसा, इटली, फिर दोबारा अभियान किया, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन के अलावा कोई महत्वपूर्ण शक्ति ऐसी नहीं थी यूरोप में जिसको इसने पराजित ना किया। ब्रिटेन से इजिप्ट में हारा, फिर एक और युद्ध में हारेगा और आगे भी हारे। ब्रिटेन से ये हारा तो इसका अंतिम ख्वाब यही था कि कुछ भी करके ब्रिटेन को हराना है। ऑस्ट्रिया के उस समय प्रधानमंत्री थे मेटरनिक। नेपोलियन जब सफलता के शिखर पे था तो मेटरनिक ने पूछा था, तुम भाई इतने निरंतर अभियान कर रहे हो, तुम, आप पूरा यूरोप तुम्हारी कदमों में है, फिर ये लगातार युद्ध क्यों करते रहते? इसने कहा था, देखो मैं राज परिवार में नहीं जन्मा हूं बाकी राजाओं की तरह। पब्लिक मुझे सम्मान इसलिए दे रही है कि मैं बार बार कोई ना कोई सफलता उनके लिए अर्जित। जिस दिन मैं लड़ना बंद कर दूंगा लोग नेपोलियन को भूल जाएंगे, नेपोलियन की पहचान खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति की अपनी कुछ सोच होती है, उस सोच से, जैसे आप जब सफलता के शिखर पे आ गए हैं तो उसको अलग तरीके से मैनेज करता तो शायद लंबी
इनिंग होती है इसकी। इसके दिमाग में बैठा हुआ था युद्ध के कारण ही मेरी ये इनिंग है। ये सच है कि युद्ध के कारण ये राइज किया, ये भी सच है कि लड़ने की एक सीमा होती है। यदि थोड़ा और समझदार होता तो गियर चेंज करता ही है। इजिप्ट वाले मुद्दे पे इससे पूछा गया था, जब हार के वहां लौटा था, सत्ता पे कब्जा किया, तुम इससे पहले भी कर सकते थे, ठीक है। तब उसने कहा था कि नहीं, तब परिस्थितियां उतनी परिपक्व नहीं थी, हमें तो बस परिस्थितियों का इंतजार था, जब हमें लगा परिपक्व है तभी। यदि पहले में करता तो जल्दीबाजी हो जाती, और बाद में करता तो विलंब। बिल्कुल सही वक्त पे मैंने निर्णय लिया है। यानी परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेने की क्षमता, साहस, सेनापति, खतरों से खेलना। ये कहता था असंभव मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे कठिनतम अभियानों का नेतृत्व किया था इसने। लोग ही इसको कहने लगे कि इसकी मृत्यु तो हुई ही नहीं, अमर्त है ये। एक लोग ही इसके बारे में कहने लगे भाई इसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, मतलब कुछ विशेष आशीर्वाद लेकर के आया है। ऐसा चलता रहा। फिर अब इसको एक शौक से जागा 1805-6 में, 5 में हरा नहीं पाया था ब्रिटेन को, 6 में फिर एक इच्छा हुई कि ब्रिटेन को अप्रत्यक्ष तरीके से अब घेरते हैं। ब्रिटेन का पूरे यूरोप से संपर्क काट देते हैं और पूरे उपनिवेशों से ब्रिटेन को चारों तरफ से व्यापारिक संपर्क काट दिया जाए। ब्रिटेन की जो ताकत है वो व्यापार है। कॉन्टिनेंट से अलग कर दिया जाए उसको, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, यूरोपीय कॉन्टिनेंट से, दूसरे कॉन्टिनेंट से भी। इसी को कहा गया महाद्वीपीय व्यवस्था। इसकी सफलता के लिए 2 शर्त चाहिए थी कि आपके पास मजबूत नौसेना हो, जो कि इसके पास नहीं था। इस समय तक ब्रिटेन औद्योगिक रूप से इतना मजबूत हो चुका था कि यूरोपीय देशों को ब्रिटिश उत्पादों की आदत पड़ गई थी। दूसरा किसी भी देश में औद्योगिकरण नहीं हुआ था। सीमा शुल्क लगाने के बावजूद भी ब्रिटिश वस्तुओं की डिमांड अलग अलग राष्ट्रों में बहुत, इवन फ्रांस में बहुत डिमांड थी। दोनों शर्त नेपोलियन पूरा नहीं कर रहा था। केवल ताकत के दम पे, तो जो अहंकार आ जाता है ना, जब जब खूब पावर आता है, जब लोग राइज करते हैं तो पता ही नहीं चलता है ये सच्चाई का अहंकार कब आ गया। सफलता के साथ आत्मनिरीक्षण और विनम्रता बनी रहे तो ये इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है, वो व्यक्ति खुद तय ही नहीं कर पाएगा कि वो कितना राइज और करेगा अपने जीवन में। सुन पा रहे हैं सभी लोग ना? ये आपके लिए है। हम लोग को तो जो करना था कर चुके हैं, कर रहे हैं, जो भी है। और आपके पास पूरा एकदम यूथ फेज में है आप। जब जब सफल होंगे ना, हमेशा ध्यान रखिएगा कि मुझे विनम्र रहना है। आप खुद पैमाना नहीं लगा पाएंगे कि आप कितना राइज। विनम्र रहेंगे तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे। आदत में डालनी है। वैसे तो ये आदत बहुत अच्छी होती है, नॉर्मल भी। सफलता के साथ एक कॉम्बिनेशन होता नहीं है। सफलता के साथ लगता है कि नहीं, मैं अब तो डिफरेंट हूँ। परिस्थितियां बलवान होती हैं। अब सामने रोज उदाहरण कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं। देश में देखा जाए तो लोकप्रियता के स्तर पे प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई लोकप्रिय तो नहीं है ना आज भी। उनसे ज्यादा कोई लोकप्रिय नहीं है प्रधानमंत्री से ज्यादा। लगातार इतने सालों से प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पे वोट पड़ता है। बट हर चीज वो चाह के नहीं कर पाते हैं हिंदुस्तान में जो चाहते हैं। भी चाहते थे चुनाव में बहुत बहुमत आ जाए, 400 बातों का, चलो तो पॉलिटिकल एक नारा होता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बट नहीं ला पाए वो चाह करके भी। किसान कानून लगभग 1 साल के आंदोलन पे जब उन्हें वापस लेना पड़ा, बदलना पड़ा, वो चाहते थे कि वो कानून लागू हो, नहीं कर पाए। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें आप नोटिस करेंगे, वो चाहते हैं और वो नहीं, जबकि लोकप्रिय भी बहुत है, समर्थन भी बहुत है उनके पास। तो जो लोकप्रियता के उस शिखर पे बैठा हुआ है, वो व्यक्ति भी सारी चीजों को नहीं कर पाता है जो वो। ठीक। तो उसके बाद उसने एक महाद्वीपीय युद्ध शुरू कर दिया, अप्रत्यक्ष वॉर। जैसे जैसे उसने ब्रिटेन पे मतलब दबाव बनाया, वैसे वैसे ब्रिटेन ने काउंटर प्रेशर। थोड़े समय तक तो ठीक रहा, बट नेपोलियन को यह अंदाजा था कि ब्रिटेन में अफरा तफरी मच जाएगी, व्यापारी जो है सरकार को दबोचेंगे। नेपोलियन से बात करो, झुको उसके सामने।
बट नेपोलियन ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वहां के व्यापारी अपने सरकार का पूरा साथ, उद्योगपति। ब्रिटेन में एक और बात है, राष्ट्रवाद की भावनाएं भी कुट कुट करके हैं, ठीक है। संकट के दौर में बेचैनी बढ़ी जरूर, बट वहां के लोगों ने अपने सरकार का साथ, भरोसा किया। और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि यूरोप के अलग अलग देशों में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग, कमी, रोजमर्रा की चीजें, लोग सड़कों पे विरोध करने लगे नेपोलियन का। जिस नेपोलियन को पूरा यूरोप मुक्तिदाता के तौर पे देख रहा था, फ्रांसीसी क्रांति के वाहक के तौर पे देख रहा था, पब्लिक सड़कों पर उतरा इसके विरोध। इवन फ्रांस में भी इसका विरोध शुरू हो। अपने सेना के लिए इसे जूते की जरूरत थी, कुछ कुछ और सामान की जरूरत थी, इसने खुद चोरी छिपे ब्रिटेन से मंगाया। आप एक युद्ध लड़ रहे हो और खुद आप सप्लाई। फ्रांसीसी अधिकारियों को भी पता था, पैसे लेकर के खूब ब्रिटिश जहाजों को आने जाने की अनुमति, सैनिक अधिकारी जो थे। बट नेपोलियन जिद पे था कि नहीं भाई, इसको झुकाना है हमें। उसी क्रम में नेपोलियन ने कभी ऑस्ट्रिया से, कभी प्रसा से, कभी स्पेन से, कभी हॉलैंड से, कभी रूस से, सबसे युद्ध करता चला गया। तो समझो यूरोप की सारी शक्तियां एक तरफ और नेपोलियन एक तरफ। उसमें भी जिस लड़ाई में नेपोलियन जाता था उसमें उसे सफलता, उसके हटते ही फिर विरोधी सेनाएं वहां उस स्थान को जीत। पूरा यूरोप एक तरफ और नेपोलियन एक तरफ। 13 में एक युद्ध होगा, राष्ट्रों का युद्ध या लिप्जिंग का युद्ध, उसमें यह हारेगा, ठीक है। और इसको भूमध्य सागर में, ठीक है, कोर्सिका में कि जाओ तुम वहीं रहो, ठीक है, वहीं पे तुम शासन वासन करना अपना, अपने जहां तुम्हारा था, सारी सुविधाएं तुम्हें वहां मिलेंगी। इसको मारा नहीं गया हराने के बाद। इसको मन नहीं लगता था। मन क्यों नहीं लगता था? कि पूरा यूरोप इसके कदमों में था, अब एक छोटे से द्वीप पे बैठा हुआ है। ये वापस चुपके से फ्रांस पहुंच गया, ठीक, और पहुंचते ही बोला कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, किसी से नहीं लड़ेंगे। बट यूरोपीय देशों को लगा कि इसके बातों पे भरोसा करना ठीक, इसका पैटर्न तो क्लियर था। फिर यूरोपियन देश एक तरफ से, सारे जितने प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, चार बड़ी शक्ति जब एक तरफ है। फिर वाटरलू एक जगह है बेल्जियम में, वहां वाटरलू की लड़ाई होगी, नेपोलियन वहां हारेगा। अटलांटिक सागर में, दक्षिण अटलांटिक सागर में देखेंगे आप अफ्रीका की तरफ, सेंट हेलेना करके एक जगह है, सेंट हेलेना आइलैंड है, आज भी यूके का नियंत्रण है वहां पे, ठीक है। और इस बार उसको हराने के बाद वहां भेज दिया गया। वहीं पे अपनी आत्मकथा वगैरह लिखता रहा, अपनी गलतियों के बारे में बताया कि हमसे ये गलती हुई। ये खुद भी बता रहा है कि हमने क्या क्या गलती की अपने लाइफ में। जब मन शांत होता है तो पता चलता है कि हमसे ये सारी गलतियां। और वहीं पे 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सीखने वाला कैरेक्टर है, ठीक है। राइज एंड फॉल जो नेपोलियन के सीखने वाला कैरेक्टर है। वैसे जीएस में जो इसकी चर्चा होती है, इसलिए चर्चा होती है कि फ्रांसीसी क्रांति के जितने भी आधुनिक विचार थे ना, उसको पूरे यूरोप में इसने 5-7 वर्षों में चर्चा के केंद्र में, मॉडर्न इंडिया में स्वदेशी आंदोलन ने, बहिष्कार आंदोलन ने पूरे भारत में लोगों को सड़कों पे, टर्निंग पॉइंट थी, बड़ी घटना थी। उन आधुनिक परिवर्तनों की इसलिए खास के चर्चा होती है, आधुनिक कानूनों के लिए चर्चा होती है। बट कुछ भी करता था, उसका मेन गोल होता था कि हमें पावर अपने हाथ में रखना है। अब हम संक्षेप में इन सबको देखते चले जाएंगे और फिर हम कार्यों पे थोड़ा और क्वेश्चन वगैरह के फॉर्म में भी आपसे बात कर लेंगे। ये समरी होगी नेपोलियन की। लिखिए आप नेपोलियन के उदय के बारे में, राइज ऑफ नेपोलियन के बारे में लिखे हैं। ठीक है कि 1799 में नेपोलियन 1799 में नेपोलियन फ्रांस का शासक बनता है। निन्यानवे में नेपोलियन फ्रांस का शासक बनता है। ठीक है, इसी में लिखेंगे आप कि
शासक के रूप में स्थापित होने से पूर्व इसके उदय में फ्रांस की परिस्थितियां और नेपोलियन की योग्यता की अहम भूमिका रही है। नेपोलियन की योग्यता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक। अगला पॉइंट लिखें, नेपोलियन एक सामान्य परिवार का व्यक्ति था। नेपोलियन एक सामान्य परिवार का व्यक्ति था। और यदि फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती तो न तो उसे फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती तो न तो उसे सैनिक स्कूल में प्रवेश मिल पाता, सैनिक स्कूल में प्रवेश मिल पाता और ना ही विभिन्न सैन्य अभियानों को नेतृत्व करने का अवसर, विभिन्न सैन्य अभियानों को नेतृत्व करने का अवसर। ठीक, तो क्रांति नहीं होता तो ये राइज नहीं कर पाता। नेपोलियन को क्रांति का पुत्र भी कहा जाता है। पुत्र का मतलब क्रांति के कारण इसे आगे बढ़ने का अवसर मिला या अपनी लोकप्रियता को बनाए रखा इसने बहुत लंबे समय। नेपोलियन को साथ में क्रांति का हत्यारा भी कहा जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे हम क्रांति का पुत्र भी था और क्रांति का हंता भी था। इसके बारे में बड़ा फेमस कोटेशन है और कई बार एग्जाम्स में अलग अलग पूछे गए हैं। अभी अपने आईएएस वाले में तो नहीं आया है, ये जीएस में ऑप्शनल में आ चुका है, स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा जा चुका है, जहाँ जहाँ विश्व इतिहास है। क्रांति का पुत्र भी था और क्रांति का हत्यारा भी, हंता भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप। देखिए, एक तरफ जैकोबिन काल में जैकोबिन काल में बड़ी संख्या में जैकोबिन काल में बड़ी संख्या में योग्य एवं निर्दोष लोगों की हत्या की गई। दूसरी तरफ नेपोलियन विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए सैनिक प्रतिभा, साहसिक स्वभाव, साहसिक स्वभाव, कौमा निर्णय लेने की क्षमता,
निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि कारणों से लोकप्रियता अर्जित करता गया। इत्यादि कारणों से लोकप्रियता अर्जित करता गया। ठीक, एक तरफ अलग चल रहा था फ्रांस, एक तरफ ये अलग जा रहा था। लोग इसकी प्रतिभा से परिचित होते जा रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें, डायरेक्टरी के काल में जब अव्यवस्था बढ़ी, डायरेक्टरी के काल में जब अव्यवस्था बढ़ी, तब इटली और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध तब इटली और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इसकी सफलता से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सफलता से नेपोलियन की लोकप्रियता भी बढ़ी। नेपोलियन की लोकप्रियता भी बढ़ी। ठीक है, एक तरफ ऐसा हुआ तो फिर दूसरी तरफ नेपोलियन की लोकप्रियता भी बढ़ी। तो जैसे जैसे समस्याएं बढ़ रही थी वैसे वैसे लोकप्रिय होता जा रहा था। अगला पॉइंट लिखें, इसी पृष्ठभूमि में परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए नेपोलियन ने (1799) में फ्रांस की सत्ता पर शक्ति के बल पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तो एग्जाम से इसका कोई रिलेशन नहीं, हमने पहले ही समझा दिया आपके जीएस के एग्जाम से। नेपोलियन को कंप्लीट समझने के लिए हम चारों सेक्शन को पढ़ रहे हैं। एग्जाम से रिलेशन आपका है नेपोलियन के कार्य का। ठीक, इसको हम आंसर वाले फॉर्मेट में ही लिखा देंगे आपको। नेपोलियन ने क्या क्या किया, प्रमुख कार्य क्या क्या थे? एक है साम्राज्य विस्तार, जो हम देखेंगे भी, और इसी के साथ इसने आधुनिक विचारों का प्रसार भी किया। ये पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव क्या था इस पॉइंट को भी देखेंगे हम एक ही साथ, आलोचना भी साथ ही साथ करते चलेंगे। प्रशासन के क्षेत्र में इसने क्या किया, क्या पॉजिटिव रहा और क्या आलोचना है। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में इसने क्या किया, धर्म के क्षेत्र में सेम पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को देखेंगे हम, कानून के क्षेत्र में, और लास्ट होगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे कमजोर इसका। तो नेपोलियन के कार्यों को जब हम देखेंगे ना तो ये अलग अलग पॉइंट्स होंगे और इससे भी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो भी सवाल पूछा जाएगा आपसे वो इसी के दायरे में होगा। ठीक, पहला पॉइंट फिर एक बार समझा देता हूँ, फिर लिखवा देता हूँ। जैसे नेपोलियन ने क्या किया, सत्ता में आने के अगले 5-6 वर्षों के भीतर इसने जितने भी राज्य थे, जैसे हॉलैंड हो गया, पोलैंड है, जर्मनी है, इटली है, इन सब पे नियंत्रण स्थापित, सीधे शासन शुरू कर दिया। ठीक है, स्विट्जरलैंड सभी के ऊपर शासन शुरू कर दिया, स्विट्जरलैंड भी इसके पास था। ऑस्ट्रिया, रूस को पराजित किया, इवन स्पेन पर भी। अब इतने सारे पे सीधे अब सोचो स्पेन पे कब्जा कर लिया। अब स्पेन पूरे दक्षिण अमेरिका को गुलाम बनाए हुए है और स्पेन अब खुद नेपोलियन का गुलाम है। दक्षिण अमेरिका में आज़ादी की लड़ाई तो और तीव्र होगी ना। सही मौका था कि स्पेन फंसा हुआ था, कल जो मैं आपको समझा रहा था। अब जहां जहां इसने सीधे कब्जा किया वहां पे क्या किया,
इसने एक झटके में वहां राजतंत्र को समाप्त कर दिया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लेकिन ये सब नहीं चलेगा, यानी क्रांति के वाहक संविधान और कानून, आधुनिक कानूनों के द्वारा वहां शासन, सबका प्रशासनिक पुनर्गठन भी कर दिया। जर्मनी 300 राज्यों में बटा हुआ था, जर्मनी को इसने 39 राज्यों 39 राज्यों का संघ बना दिया। इटली में इतनी सारी शक्तियां थी, सबको इसने एक कर दिया, एक झटके में जर्मनी को एक। जर्मन पिछले 50-100 वर्षों से ख्वाब देख रहे थे कि एक कैसे होंगे हम, इसने एक झटके में एक कर दिया तलवार के दम पे। इटली को इसने एक कर दिया, सब जगह परिवर्तन। तो जो कुछ भी किया, वहां के मिडिल क्लास और आम लोगों का भी से कुछ कुछ समर्थन। उनको लगता था कि नेपोलियन हमारे जीवन में बहुत अच्छा करने आया है। थोड़े समय के बाद उनको रियलाइज हुआ कि नेपोलियन ने कब्जा कर लिया है, यहाँ के अच्छी अच्छी चीज़ों को फ्रांस भेजता है, हमारे ही पैसे से हम पे शासन भी कर रहा है, उस पैसे का अभियान भी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि लोग तो जागरूक थे ना यूरोप में, मध्य वर्ग तो जागरूक था ही ना यूरोप में। उसको रियलाइज हो गया। धीरे धीरे लोगों ने नेपोलियन का विरोध करना प्रारंभ। लोगों को उम्मीद थी कि नेपोलियन सत्ता सौंप देगा, बट नेपोलियन या तो अपने रिश्तेदारों को या करीबी लोगों को कहीं ना कहीं का शासक। तो लोगों को ये भी बुरा लगा कि भाई इसके लिए राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद है, तो जर्मनी के लिए भी राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद है, इटली वो क्यों चाहेगा कि बाहर के लोग शासन करें उसके ऊपर। जिस उम्मीद से सपोर्ट किया नेपोलियन का, वो उम्मीद धूमिल होने लगी, तो लोगों में असंतोष पनपने लगा। लोग विरोध के लिए तैयार थे नेपोलियन को, और जब मौका मिलेगा तो लोग सड़कों पर उतर करके नेपोलियन का विरोध। एक तरफ नेपोलियन के कारण राजनीतिक एकीकरण होगा, राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत होगा, आधुनिक विचारों का प्रसार होगा यूरोप के लगभग सभी प्रमुख देशों में। दूसरी तरफ नेपोलियन के विरोध के क्रम में भी ये होगा। तो जो राष्ट्रवाद एक तरह से फ्रांस के सीमा के भीतर थी, देखते देखते यूरोप के कई देशों में वो राष्ट्रवाद नेपोलियन के अभियानों के कारण, इसलिए जाने अनजाने इसे आधुनिक यूरोप के निर्माता के तौर पे भी याद किया जाता है। अब तक जो 3 दिनों की बैठक और प्रस्तावों में भारत में राष्ट्रवाद था, करजन के एक निर्णय ने बंगाल विभाजन करके ही मानेंगे हम सड़कों पे राष्ट्रवाद दिखाई पड़ने, वरना उसके पहले क्या था, भारत में 3 दिनों की बैठक में राष्ट्रवाद दिखता था, अखबारों में राष्ट्रवाद दिखता था। धीरे धीरे वो जागरूकता व संतोष ऐसा हुआ कि करजन का एक निर्णय के नहीं, जुलाई 1905 में विभाजन, अखिल भारतीय स्तर पे लोग सड़कों पे। तो ऐसा नहीं कि नेपोलियन ने परिस्थितियां पूरे यूरोप में थी। मध्य वर्ग हर जगह बदलाव चाहता था, आम पब्लिक असंतुष्ट था, विद्रोह होते थे उसको दबा दिया जाता था। नेपोलियन ने परिस्थितियां थी, पुनर्जागरण के बाद से ही यूरोप करवट ले रहा था बदलाव की तरफ। तभी तो कहा था ना, बदलाव कहां से होगा किसी को नहीं पता है, बदलाव की शुरुआत फ्रांस से। वहां मध्य वर्ग और आम लोगों में परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं, प्रबोधन के कारण, भौगोलिक खोज के कारण, वैज्ञानिक क्रांति के कारण, धर्म सुधार परिस्थितियां इन सब देशों में मौजूद हैं। तभी तो लोगों ने नेपोलियन का स्वागत किया जागरूकता से कि आप ठीक काम कर रहे हो। लोगों के समर्थन से प्लस नेपोलियन अपनी सेना के दम पे तो वहां के शासकों को, सामंतों को कमजोर। तो 2 चीजें दिखेंगी आपको, एक तरफ सकारात्मक और एक तरफ आलोचनात्मक। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में भी जैसे फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में अब ये हुआ कि योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी मिलेगी, संविधान का शासन होगा, चुनाव होंगे, और स्थानीय जो शासन होता है उनको भी निर्वाचित लोग उसमें भाग लेंगे। नेपोलियन ने कहा सब रहेगा, ठीक, लेकिन स्थानीय शासन होगा, बट वहां मेरे द्वारा नियुक्त व्यक्ति, निर्वाचित व्यक्ति नहीं होगा। संविधान होगा, लेकिन संविधान में प्रावधान ये होगा कि मैं गणतंत्र का सम्राट हूं। प्रशासनिक सेवा वगैरह में भी हर जगह अपने खास खास लोगों को बिठाना, योग्यता को कहीं ना कहीं, ठीक है। ये फिर इसको लेके भी आक्रोश पनपेगा लोगों में। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी तरह की बातें होंगी। जो क्रांति के काल में क्या हुआ, चर्च से शिक्षा को अलग कर दिया गया, बोला ठीक है। फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा होगी, बोला ये भी ठीक है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, ये भी ठीक है। कुछ नया प्रयोग भी करेगा, टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत बल देगा। आज भी वो टीचर ट्रेनिंग स्कूल बड़ा फेमस है।
वहाँ जो माध्यमिक शिक्षा में एक आधा स्कूल स्टैब्लिश किया, आज वहाँ के बहुत रेपुटेड स्कूल माना जाता है, कुछ कुछ काम अच्छा किया, लेकिन बोला शिक्षा के हर एक स्तर पे, हर पाठ्य पुस्तक में बच्चों को ये बताया जाएगा कि नेपोलियन महान है, और पूरे राष्ट्र को युद्ध के लिए तैयार रखना है, और उच्च शिक्षा में बिल्कुल फ्रीडम। तो ये आगे भी जाएगा और पीछे भी हटेगा अपनी स्थिति को देखते हुए। ऐसे करते हुए हर जगह सकारात्मक आलोचनात्मक, सकारात्मक आलोचनात्मक, इन्हीं सकारात्मक चीजों और आलोचनात्मक चीजों पे सारे सवाल जो बनने होंगे मेंस में बनेंगे। लिखते चलते हैं वन बाई वन। लिखिए साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार में लिखें आप कि नेपोलियन ने सत्ता पर नियंत्रण के पश्चात लगभग 5 वर्षों के भीतर यूरोप के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। यूरोप के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, यूरोप के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। लिखें इसमें स्पेन, हॉलैंड, यानी नीदरलैंड लिखेंगे इसी में, इटली, जर्मनी, पोलैंड इत्यादि क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया, वहां आधुनिक कानूनों को लागू किया, संविधान का शासन स्थापित किया, सामंती ढांचे पर प्रहार किया, और आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ। ठीक है, लागू किया और आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ। ठीक है, तो जहां भी इसने कब्जा किया वहां पे आप देखोगे इस तरह की चीजें आपको दिखाई, जहां पर भी गया। सामंती ढांचा को देखो, फ्रांस में नहीं पूरे यूरोप में इसने हिला कर रख दिया। तो नेपोलियन का अभियान सामंती ढांचे पे प्रहार के तौर पे देखा गया। सामंत का मतलब सत्ता के अलग अलग केंद्र, ये खुद निरंकुश है, कैसे केंद्र बर्दाश्त करेगा। थोड़े समय के लिए इसने यूरोप से राजतंत्र को उखाड़ फेंका, बाद में राजतंत्र फिर स्थापित हो जाएगा। मतलब पुरानी व्यवस्था को इसने झकझोर करके रख दिया, हर जगह धर्म को राज्य से अलग कर दिया। समझ में आ रही बात? छोटी घटना नहीं है। 5-7 वर्षों के लिए राजतंत्र, सामंती व्यवस्था, धर्मतंत्र सबको उखाड़ फेंका इसने। इसकी जड़ें इतनी मजबूत थी। ठीक, तो बड़ी घटना है ये। अब आप एक झटके में इसने सारा परिवर्तन किया है ना।
इसी में लिखें आप एक और पॉइंट, प्रारंभ में नेपोलियन के अभियानों का मध्य वर्ग एवं आम लोगों ने स्वागत किया, स्वागत किया, लेकिन जैसे ही लोगों को नेपोलियन की वास्तविक प्रकृति की समझ हुई, वास्तविक प्रकृति की समझ हुई, असंतोष पनपने लगा, असंतोष पनपने लगा और नेपोलियन का विरोध राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण कारण बना। नेपोलियन का विरोध राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण कारण बना। असंतोष में क्या क्या रीजन था? एक तो नेपोलियन ने सत्ता वहां के लोगों को नहीं सौंपी, फिर वहां के संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए कर रहा था, और वहां की कलाकृतियां वो फ्रांस भेज रहा था। ठीक, तो देखोगे नेपोलियन के विरोध के कारण भी राष्ट्रीयता की एक लहर, तो जो राष्ट्रवाद अब तक क्या था कि भाषा के आधार पर राष्ट्र बन रहे थे यूरोप में, बट उस राष्ट्रवाद में आम पब्लिक की कहीं भागीदारी, वो खास लोगों ने एक सीमा खींची थी। फ्रांसीसी क्रांति के साथ आम पब्लिक की भागीदारी होती है परिवर्तन के लिए या व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो यूरोप के लगभग सभी देशों में आपको आम पब्लिक की भागीदारी, ये फ्रांसीसी क्रांति के जब महत्व की बात होती है ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना बड़ा महत्वपूर्ण घटना है, तो कैसे महत्वपूर्ण घटना है? हजारों साल की व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, नई प्रकार की भावनाओं से लोगों को लैस कर देना, ये छोटी बात थोड़ी होती है। अनजाने नेपोलियन भी इसमें वाहक बना, वो तो था अपनी राजनीति चमकाने के फिराक में था, चमकाया भी उसने अपनी राजनीति। भाई वो अपनी राजनीति चमका रहा था, वो ठीक है, अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा था, लेकिन राष्ट्रवाद तो पनपा ही पनपा, चाहे उसके समर्थन से हो चाहे उसके विरोध में हो। समझ में आ रही है बात? तो पहले पॉइंट का सकारात्मक नकारात्मक, सकारात्मक बिंदु को ना फ्रांसीसी क्रांति के महत्व के तौर पे भी दर्शा सकते हैं। अभी आगे वाली भी जितनी घटना पढ़ेंगे ना, सबकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन से होगी। 30 की क्रांति, 48 की क्रांति, इटली, जर्मनी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद, पांचों छोटे छोटे टॉपिक में हर की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन के अभियानों से होगी। आपको मन करे तो पुनर्जागरण प्रबोधन की पृष्ठभूमि में, मतलब यही पढ़ने का तरीका होता है यूरोपीय और विश्व इतिहास जो पढ़ते हैं। इस सब ने धीरे धीरे विचार निर्मित किए थे, तो आगे की घटनाओं में भी इसका महत्व और उभर कर सामने आएगा, इसने क्या किया। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखे आप प्रशासन के क्षेत्र में। प्रशासन के क्षेत्र में ठीक है, लिखें आप इसमें आप कि क्रांति के दौरान प्रशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन, कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे
प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, कौमा निर्वाचन, निर्वाचन, कौमा कानूनों के द्वारा शासन, कानूनों के द्वारा शासन, कौमा योग्यता के आधार पर नियुक्ति, नियुक्ति शक्ति पृथक्करण, इत्यादि। देखो ये जो लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपोलियन क्रांति की श्रृंखला में ही आगे चल रहा है। तो क्रांति में फ्रांस में क्या हुआ? कानून पहले क्या था? शासक की मर्जी का शासन था। पहले क्या था? वंशानुगत था, अब योग्यता आ गई। पहले प्रशासनिक विकेंद्रीकरण नहीं था, अब विकेंद्रीकरण हो गया। पहले निर्वाचन नहीं था, अब निर्वाचन हो गया। पहले पृथक्करण नहीं था, अब पृथक्करण। समझ में आ रही बात? क्रांति से पहले क्या नहीं था और क्रांति में क्या हो गया? क्रांति के दौरान ये परिवर्तन हुए। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। देखिए, नेपोलियन ने कुछ सीमा तक इन परिवर्तनों को बनाए रखा, लेकिन इस तथ्य का भी ध्यान रखा इस तथ्य का भी ध्यान रखा कि सत्ता पर पूरी तरह उसका नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, बोला कि ये सब ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा है वो। ठीक है, ताकि लोगों की स्मृति में है ना कि ये बदलाव हुआ, तो बदलाव लोगों को देखते रहना चाहिए, बट चाबी उसके पास होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कानून के द्वारा शक्ति पृथक्करण को कमजोर किया गया, और नेपोलियन के हाथों में अधिकाधिक शक्तियां निहित की गईं। नेपोलियन के हाथों में अधिकाधिक शक्तियां निहित की गईं। ठीक है, अधिकाधिक शक्तियां निहित की गई। अब क्या किया कि जैसे आजीवन अपने पद पे बना रहूंगा, है ना, तो ये सब कानून बना के ही प्रावधान कर रहा है। पब्लिक को लग रहा है कि जो काम कर रहा है कानून के माध्यम से कर रहा है, मर्जी से नहीं। संसद को पावर कम कर दिया, सारा पावर इसने अपने हाथ में, न्यायपालिका का पावर कम कर दिया। क्या किया इसने? फिर से एक बार निरंकुश व्यवस्था स्थापित जैसे पहले था। बस अब ये वंश से नहीं बना हुआ, पहले का लुई 16वां 15वां वंशानुगत था, बट इसने अंतर क्या था? कानून बना के प्रावधान किया। अगला पॉइंट लिखें, जैसे में ही लिखे, स्थानीय शासन की इकाइयां बनी रही, स्थानीय शासन की इकाइयां बनी रही, लेकिन निर्वाचित लोगों के स्थान पर करीबी लोगों को महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किया।
करीबी लोगों को महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किया। ठीक, ब्रैकेट में लिख लें आप, योग्यता पर प्रहार, ठीक है, एक तरह से समानता का अवसर छीन रहे हैं आप, योग्यता का अवसर। ठीक है, तो सब वैसे ही चल रहा है सिस्टम, बट निर्वाचन रोक दिया उस प्रक्रिया को इसने। बोला कि हमारे खास खास लोग वहां पे, तो क्रांति के काल वाले परिवर्तन दिखेंगे भी आपको, लेकिन उसी हिसाब से जिससे उसकी शक्ति मजबूत। तो प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लिखें आप, शिक्षा के क्षेत्र में लिखें आप, देखिए क्रांति काल में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जैसे जैसे चर्च के नियंत्रण से शिक्षा को मुक्त किया गया, चर्च के नियंत्रण से शिक्षा को अलग किया गया। अलग किया गया, कौमा, लिखें प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए। प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए। अगला पॉइंट लिखें, यह परिवर्तन नेपोलियन के काल में भी बना रहा। यह परिवर्तन नेपोलियन के काल में भी बना रहा। ठीक है, यह परिवर्तन नेपोलियन के काल में भी बना रहा, लेकिन साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मन स्कूल और शिक्षा के लिए लीसे स्कूल, माध्यमिक शिक्षा के लिए कर लीजिएगा, और माध्यमिक शिक्षा के लिए लीसे स्कूल की स्थापना नेपोलियन ने की। लीसे स्कूल की स्थापना नेपोलियन ने की। नेपोलियन ने की। देखिए आप, इन शैक्षणिक संस्थाओं का आज भी फ्रांस में महत्व है। इन शैक्षणिक संस्थाओं का आज भी फ्रांस में महत्व है। ठीक है, इन शैक्षणिक संस्थाओं का आज भी फ्रांस में महत्व है। अगला पॉइंट लिखें, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नेपोलियन का महिमा मंडन, ग्लोरिफिकेशन, गौरवगान। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नेपोलियन का महिमा मंडन या गौरवगान, है ना, महिमा मंडन, एवं सैनिक शिक्षा पर बल दिया गया। एवं
सैनिक शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है? ये क्या हुआ, शिक्षा का भी वो अपने हिसाब से दुरुपयोग कर रहा है। इसी में लिखें आप, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा और प्रेस पर कठोर नियंत्रण बनाए रखा। उच्च शिक्षा और प्रेस पर कठोर नियंत्रण बनाए रखा। क्रांति काल में प्रेस को भी आज़ादी दी गई थी, हायर एजुकेशन को भी फ्रीडम दिया गया था। तो जिससे जिससे इसको खतरा लगता था वहां वहां ये मैनिपुलेट। तो आपको क्या लगेगा, एक तरफ प्रगतिशील भी दिखेगा, आपको लगेगा क्रांति के विचारों को आगे बढ़ा रहा है। क्रांति ने क्या कहा था जैकोबिन ने पहले फेज में कि भाई फ्रांसीसी क्रांति के विचार फ्रांस की सीमा में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में जाएंगे। तो नेपोलियन ने पूरे यूरोप में पहुंचा दिया। प्रशासन में बदलाव हुआ, नेपोलियन ने बदलाव को बनाए रखा। शिक्षा में बदलाव हुआ, नेपोलियन ने बदलाव को बनाए रखा। तो नेपोलियन ने क्रांति के विचारों को आगे बढ़ाया। जब आप देखेंगे, आप जब कहा जाता है ना नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, इसका मतलब क्रांति के कारण उसका राइज हुआ और क्रांति के विचारों को उसने आगे, इसलिए इसको क्रांति का पुत्र कहते हैं। क्रांति का हत्यारा, जितने आलोचना वाले पॉइंट हैं। अब इसको लिख के मुझे मत दिखाने लगिएगा, उत्तर ऑलरेडी आपकी कॉपी में लिखा हुआ रहता है। कोई जटिल सवाल हो जिसका उत्तर मैं समझा करके मैथ के तरीके से आपको बता दे रहा हूं, उसमें मेरे लिए देखने के लिए कुछ क्या रहेगा। मैं आपको गणित के तरीके से ही प्रायः उत्तर बताता हूं, मैथमेटिकल तरीके से। देखो ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है। कोई जटिल सवाल कभी हो ना तो उसको लिख के लिखिए, दिखाइए। कभी आपको लगता हो, मुझे आप में से कई लोग दिखाते हैं, जटिल सवालों को अप्रोच करिए आप। कभी भी कोई जटिल सवाल दिख रहा हो आपको तो वो अप्रोच करिए आप। तब मैं भी कुछ बता पाऊंगा कि इसको मैं ऐसे बुद्धि लगानी थी, ऐसे लगे। सीधे सवालों को मुझे दिखाने की जरूरत, कॉपी में लिखा हुआ है, साफ साफ मैं समझाता रहता हूं। तभी तो हमने कहा कभी कंफ्यूजन हो तो एक आधा बार क्लास लेक्चर और सुन लिया करिए आप। तो जो क्लास लेक्चर की आपकी सुविधा होती है वीडियो रिकॉर्डिंग की, उसको लिमिटेड है या अनलिमिटेड सुनने का होता है? क्या बात, अनलिमिटेड है, लिमिटेड है? 2 बार का होता है? अच्छा, ऐसा कुछ होता कि 1 महीने तक आप कितनी बार भी देखिए उसके बाद 2 बार? अच्छा, ये बता रहे हैं 3-4 बार देख चुके हैं ये। सुनो तो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको कह दिया गया होगा 2 ही बार है, बट वो खान सर है ना, तो बच्चे पढ़ लेंगे तो उनको कोई बहुत ऐसे तकलीफ उन्हें थोड़ी, तो पढ़ाने के लिए तो सारा कुछ कर रहे हैं वो, है ना। मुझे नहीं लगता 2 बार से ज्यादा ही होगा, मुझे भी लग रहा है ना। ज्यादा है ना। हो सकता है कभी किसी बैच में ऐसा रहा हो, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे मेरे पास तो इतना ही है। एक्चुअली मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है ना, कि क्या है नहीं है मतलब। अच्छा, उसके पहले अनलिमिटेड हुआ करता था। ओके, ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग शिक्षा के बाद। देखिए आप धर्म के क्षेत्र में, लिखें धर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। देखिए आप क्रांति काल में, क्रांति काल में धर्म के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन हुआ। देखिए आप, राजनीति को धर्म से अलग किया गया। इसी में लिखे राजनीति को धर्म से अलग किया गया।
पादरियों को राज्य के कानून के अंतर्गत लाया गया। अंतर्गत लाया गया। लिखें, जो पादरी देश छोड़कर भाग गए थे, जो पादरी देश छोड़कर भाग गए थे, उनकी संपत्ति जब्त की गई। उनकी संपत्ति जब्त की गई। इत्यादि। ठीक है। तो धर्म के क्षेत्र में जैसे पहले राज्य को धर्म प्रभावित करता था, धार्मिक कानून सर्वोच्च होता था, अब संविधान सर्वोच्च है, धार्मिक कानून नहीं। एक तरह से समझो ना, फ्रांसीसी क्रांति का निचोड़ फिर मैं आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी से आगे फिर नेपोलियन की कहानी जुड़ती है। नेपोलियन ने क्या किया इसके साथ? ऐसे प्रश्न भी बनते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को नेपोलियन कितना आगे ले जा पाया। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इसी में अगला पॉइंट लिखें, नेपोलियन के काल में भी नेपोलियन के काल में भी इन परिवर्तनों का महत्व बना रहा। अब देखो, इन परिवर्तनों से ना नेपोलियन की स्थिति मजबूत हो रही है, जिससे उसकी स्थिति मजबूत है। वो धर्म के अधीन क्यों जाना चाहेगा? वो पादरी के अधीन क्यों? तो उसको वैसे ही रहने दिया उसने। यहां भी वो क्रांति पुत्र दिखेगा आपको, क्रांति के विचारों को। क्रांति पुत्र वहीं तक है जिससे उसकी स्थिति प्रभावित नहीं होती है। यदि स्थिति प्रभावित होती है तो फिर उसमें वो तोड़ मरोड़ कर देगा। ठीक है। लिखे, नेपोलियन ने, इसी में लिखेंगे, नेपोलियन ने पोप के साथ एक समझौता किया। पोप, नेपोलियन ने पोप के साथ एक समझौता किया। समझौता किया और क्रांति काल में धर्म के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को पोप ने मान्यता प्रदान की। ठीक? एक लाइन और लिख लें आप। नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को फ्रांस के बहुमत के धर्म के रूप में स्वीकार किया। इसने क्या किया था? जब ये इटली के विरुद्ध अभियान किया, जो पोप का राज्य था रोम, उसको भी जीत लिया। पोप को भी बंदी बना लिया एक तरह से इसने, पोप को अधीन। तो पोप वैसे ही डरा हुआ था। पोप को लगता था कि नेपोलियन धर्म का बहुत सम्मान करेगा और क्रांति के दौरान जितने परिवर्तन हुए नेपोलियन उसको रिवर्स कर देगा। भागे हुए पादरी को सम्मान मिलेगा, संपत्ति छोड़ी जाएगी, पोप का कानून चलेगा। बट नेपोलियन ने ऐसा कुछ नहीं किया। पोप को बोला, भैया इस कागज पे तुम समझौता करो, तुम सबको मान्यता दे रहे हो। क्योंकि अब तक किसी परिवर्तनों को पोप ने मान्यता नहीं दी थी। कल पोप की स्थिति मजबूत होती तो रिवर्स कर देता। कॉनकोर्ड करके एक समझौता का नाम है, 1802 ईस्वी में हुआ था कॉनकोर्ड। जैसे हमने कहा ना, ऐसे बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग साइड करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट आइडिया को ही बिल्ड करते रहते हैं। ठीक है। हम लोग उस समझौते में प्रावधान, पोप को ये उम्मीद थी
कि फ्रांस कैथोलिक बहुल देश है, तो नेपोलियन क्या पता कैथोलिक को राष्ट्र धर्म घोषित कर दे। नेपोलियन ने बोला नहीं, ये भी नहीं करूंगा मैं। ठीक, बहुमत का धर्म है, ये मैं लिख देता हूं समझौते में कि कोई भी ऐसा घोषणा करके वो अपनी स्थिति को कमजोर, या जहां तक उसको लग रहा है कि उसकी स्थिति पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा और पब्लिक में उसकी लोकप्रियता बनी हुई है, वो सब काम क्रांति समर्थक भी उसे बड़ी पसंद करते थे ना। क्रांति समर्थकों को लगता था ये हमारा हीरो है, राजतंत्र धर्मतंत्र समर्थकों को लगता था ये हमारे लिए काम करेगा, सबको लगता था ये हमारे लिए काम करेगा, बट करता वो अपने लिए था, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए। देखो, प्रतिभावान व्यक्ति था, योग्यता होती है तभी बात होती है किसी की, ऐसे तो केवल बातें होती हैं, है ना। ठीक है, तो ये चीज तो था ही उसके अंदर की प्रतिभा, साहस, निर्णय लेने की क्षमता। बट हमने क्या कहा था कल भी, आपको याद होगा, परिस्थितियों के बारे में। अब सोचो, कोर्सिका फ्रांस में नहीं मिलता तो नेपोलियन कहां भूमिका अदा कर रहा होता। सोचो, ये नौसेना में चला गया होता तो कोई जानता भी नहीं इसको, इतनी नौसेना मजबूत थी ब्रिटेन की। जोसेफिन से शादी नहीं हुई होती तो क्या पता इसे मौका ही नहीं मिलता। शादी बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, है ना। तुम बन के तो देखो, जितने लड़के हैं बच्चियों पे भी लागू होता है, बट लड़कों बच्चियों पे देखो, अभी भी समाज कैसा है, बच्चियां क्वालिफाई कर जाएंगे ना, एक बड़ी समस्या आएगी कि अब योग्य वर्ग कैसे ढूंढा जाए। ठीक है, समाज में कभी आप देखिएगा, परसेप्शन ज्यादा पढ़ जाएंगे तो फिर उस हिसाब से लड़का कहां से मिलेगा शादी के लिए, एक परसेप्शन अभी भी चलता है ग्रामीण समाज में, शहरों में नहीं है बट ग्रामीण समाज में है ये। बट लड़कों के साथ क्या है कि जैसे क्वालिफाई कर गए एक बार के लिए तो आपके बराबरी का रिश्ता नहीं आएगा। ठीक, आपके बराबरी का रिश्ता नहीं आने वाला, हमेशा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, खरीदा जाएगा आपको। ठीक है ना। जैसे बकरे को बाजार में खड़ा करके बोली लगाई जाती है ना, हलाल करने के पहले। कई ऐसे हमारे जूनियर हैं और स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई करने के बाद, दो तीन का तो मतलब स्टेटमेंट ऐसा मुझे ध्यान है कि उन्होंने ये कहा कि इससे तो कम मेहनत पे एग्जाम निकाल लिए थे हम, इतना मुश्किल है ये तय करना कि शादी कहाँ करें और कहाँ ना करें। एक आदमी ने तो कहा कि शादी नहीं किया उसने, शादी नहीं करेंगे, बहुत समस्या है इसमें तो मतलब। ठीक है, तो कुछ ने तो शादी भी नहीं की, एक को तो मैं जानता हूं, कुछ का तो नहीं कहूंगा मैं। ठीक है ना। ठीक है, और बाकी लोगों ने मतलब बड़ी समस्याओं को झेला। मतलब अब समस्या ये थी कि भाई आमतौर पे कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति है, अब जब भी कोई रिश्ता आता है तो बहुत पैसे वाले परिवार से, या कोई बड़े अधिकारी के परिवार से, या कोई राजनेता के परिवार से, किसी मंत्री के परिवार से, ऐसे रिश्ते आते हैं। ठीक है, तो वो जब आते हैं तो पहले ही दबा दबा महसूस करता है जो क्वालिफाइड बच्चा होता है। ठीक है, उनको लगता है कि नहीं, इस परिवार में मतलब एक बार के लिए लगता भी कि शादियां होंगी तो हमारी पहचान बनेगी, रसूख बनेगा, लोग जानेंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है कि वो एक तरह का कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति होती है, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में बड़े होते हैं ना अपने माँ बाप को देख के, हम कंफर्टेबल उसी परिवेश में होते हैं। थोड़ा 19-20 तो चलता है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट हम लोग के आइडियल तो हमारे माँ बाप ही होते हैं ना पहले तो, जहां से हम देख रहे होते हैं। तो कंफर्टेबल, क्योंकि हमने बहुत सारी शादियों में देखा जब इस तरह की शादी होती है, मतलब सफल भी बहुत सारी शादियां हैं, बट उसके बाद हमने देखा है कि ऑलमोस्ट जो जो क्वालिफाई करते हैं, बहुतों केस में तो ये देखा है कि उनकी बोलती ही बंद हो जाती है हमेशा के लिए। दोस्तों से मिलना बंद हो गया उनका, ठीक है, आना जाना बंद है, मुस्कुराना बंद है, उनका रोज का रूटीन तय होता है, उनको उस हिसाब से काम करना, नौकरी के अलावा सब कुछ उनका पहले से फिक्स होता है, उनको क्या करना है। ठीक है, ऐसे बहुत से मतलब हैं, ये इसमें संख्या बहुत ज्यादा है। क्या कुछ कह रहे हो क्या? मेरी क्या राय है? मैंने तो राय बता दिया आपका, मैंने तो अपनी राय आपको शेयर किया ना, कि आप अपने अंतर मन की सुनिए, और जिसमें आप, चूंकि आप अपने मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, जिस रिश्ते में माँ बाप को सम्मान न मिले, रिश्तेदारों को, दोस्तों को सम्मान न मिले, आप खुश न रहें, वैसी पहचान, वैसा रिश्ता किसी काम का। और दूसरी बात, जब आपकी वैल्यू इतनी ही है तो बिना किसी पद के भी शादी हो जानी चाहिए थी उस परिवार में। तो शादी आपसे नहीं बल्कि पद से होती है।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, शादी आपसे नहीं बल्कि आपके पद से होती है। इस भ्रम में मत, अभी एक इनकम टैक्स में है, अभी इंप्रूवमेंट दिए हैं इस बार, क्योंकि अभी जस्ट दिए, क्या पता फिर अभी इंप्रूवमेंट हो जाए, पिछली बार तो इंप्रूव नहीं कर पाए थे। तो अभी 1 डेढ़ घंटे का एक सेशन था उनका, मतलब कि बहुत टाइम कह रहे थे, तो छुट्टियों के पहले की बात है। इसी मुद्दे पे विमर्श कर रहे थे वो, कि सर ऐसा 1 रिश्ता, 2 रिश्ता, 3 रिश्ता। तो हमने कहा तुम बोलो तो मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ बहुत वैसे 15 साल 12 साल वाले अधिकारियों से, जिन्होंने सामान्यतः शादी की है या जिन्होंने दबाव में शादी की, दोनों का अंतर तुम केवल समझना। क्योंकि मैं तो रोजमर्रा के जीवन में जब कभी मुलाकात होगी तो मैं तो देख ही रहा हूं, अब उम्र के इस पड़ाव में समझ में आ जाती है बात। ठीक है, समझ में बात आ जाती है कि अब जीवन कैसा चल रहा है इनका। ठीक है, तो आप कोई इतनी मेहनत से पहचान बनाता है, हाँ उसमें भी अच्छे लोग हो सकते हैं, एकदम से जनरलाइज नहीं कर सकते कि कोई बहुत पैसा वाला अधिकारी है। अब अधिकारी है और बहुत पैसा है तो वैसे ही गलत है। अधिकारी है और बहुत पैसा है तो वैसे ही गलत है। कभी ना कभी समस्या तो आनी है जीवन में, और लपेटे में तो जो जुड़ेंगे वो भी आएंगे, मतलब। ठीक है, हाँ नेताओं के पास पैसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेते हैं, मे भी उसमें अच्छे लोग भी निकल आएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए जब हमने कहा ना कि जब आगे बढ़िए विनम्र, जब आगे अगली पीढ़ी में जाएंगे, आप कुछ भी हो, आप अपनी अगली पीढ़ी को हमेशा अच्छी आदत, अच्छा सिटीजन, ठीक है, पद का रौब नहीं, पैसे का रौब नहीं, बल्कि जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे आपकी अगली पीढ़ी भी समझे, तब अहमियत समझती है वो चीजों की। हम बहुत लाड प्यार में बहुत सारी सुविधाएं दे देते हैं, हर कोई स्ट्रगल से ही बनता है, स्ट्रगल नहीं तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करते हैं अपने बच्चों की, सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, बट वो परवरिश करते हैं उस तरह से, तो अच्छी आदतें हैं, तब तो वेल एंड गुड। तो वैसे भी लोग हैं। अभी तो साथ वाली पीढ़ी में तुम देख ही रहे ना, बहुत लोग अपने बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें उसी तरह से एकदम आदत डलवाना कि नहीं। कोई भी, अभी मैं 3 4 दिन पहले था, किसी एक बच्चा है इंजीनियरिंग कर रहा है, यहीं पे बहुत सीनियर है हमारे, अब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे हैं, उनसे मैं मिलने गया हुआ था, 97 बैच 98 बैच के हैं वो, बहुत ग्रैंड सीनियर है हमारे वो। तो उनका बच्चा बहुत लड़ रहा था, आप दुनिया में सबका काम करते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं आप, एक पुलिस स्टेशन में फ़ोन नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक ठाक, मैं वहीं बैठा हूँ, वो लड़ रहा है वो, हाँ हाँ करेंगे ना सब कुछ, फिर वो कह भी रहे हैं, लेकिन ये सीखेगा कब। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी देखते हैं, और ऐसे लोग और भी देख रहे हैं नई पीढ़ी में भी, कि नहीं हम जैसे बने हैं ना, तो बच्चों को भी वो सब मौका मिले, क्योंकि परिस्थितियों से हम सीखते हैं। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, रह के तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, सही गलत चीज़ों को समझ रहे हैं, तो व्यक्तित्व निर्माण बहुत ज़रूरी है, कंफर्ट जोन में कभी नहीं होने वाला है। आप तो बड़े सौभाग्य, देखो एक बार के लिए लगेगा, हम लोग भी देखो काफ़ी स्ट्रगल की स्टूडेंट जैसे आप है ना, बिल्कुल यही स्थिति थी, जोड़ करके पैसा खर्च करना, और बहुत ज़रूरतें, मतलब बहुत सोचना पड़ता था किसी चीज़ के लिए। ठीक है, और पढ़ाने के दौरान भी लगभग ऐसा ही रहा है। कभी कभी दौर बदला है, 2 4 5 पैसे, ऐसा नहीं कि पैसे की कभी दिक्कत या अपॉर्चुनिटी मेरे पास कम नहीं है, मैं चॉइस के अकॉर्डिंग काम करना हमेशा पसंद किया हूं, ना कि पैसे के अकॉर्डिंग एकदम काम करना कि हाँ ये है तो ऐसा काम। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा नोटिस किया कि मुझे मजा किस में आता है, वो बहुत जरूरी है। मैं काम चॉइस लेकर के मैं बंध जाऊं उसके अंदर, मैं घुटन महसूस करूं, वो अच्छी बात नहीं होती। मैं एक जस्ट शेयर कर रहा हूं, तो बहुत जरूरी है कि आप जो कुछ स्ट्रगल फेस करते हैं ना कभी, आप ये सब आपको बिल्ड कर रहा है। आर्थिक चुनौतियां तकलीफ देती हैं, जब लगता है उसके कारण आपकी पढ़ाई बाधित होगी, जरूर तकलीफ देती हैं, और यहाँ है तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को, बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन भी कर रहे होंगे, है ना। बट आप ध्यान रखना, जिस दिन आप कंफर्ट जोन में आओगे ना, तो आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा, आप केवल इसी सब दौर की बातें अगली पीढ़ी को बताओगे आप। ठीक, तो स्ट्रगल ही लाइफ, मतलब नए नए चैलेंजेस ही लाइफ है, वरना जब आप कंफर्ट होगे तो आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा, सिखाने के लिए। ये लाइफ का अद्भुत विरोधाभास है ये। इसलिए जिसकी जो भी चुनौतियां हो, आप, ईश्वर ने स्वस्थ रखा हुआ है आंख कान, आप देखिए कितने लोग कितनी समस्याओं में होते हैं, समय एक सा, कभी समय बदलेगा ही बदलेगा।
जो भी चुनौतियां हो उसको स्वीकार करिए एकदम पॉजिटिव तरीके से। लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहना है। देखो, आप जब सफल होगे तो आपके लिए भी जरूरी, परिवार के लिए भी जरूरी, समाज के लिए भी जरूरी। बट आपने ईमानदारी से मेहनत नहीं की तो आप हमेशा अपने आप को कचोटोगे। जीवन में हर जगह वो परेशान। आपने ईमानदारी से मेहनत की, लोग जरूर ताना मारेंगे, अच्छा बहुत आईएएस बनने गए थे, नहीं हुआ इनका ये वो, पर आप अंदर से कभी कमजोर नहीं होगे। बहुत जरूरी होता अपने नजर में मजबूत रहना। इसलिए सफलता असफलता ये आगे चलकर अभी तय होने वाला है, बट आप प्रयास में कोई कमी मत छोड़िएगा। वो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? लाइफ में लोग बड़ी बड़ी रेखाएं खींचते हैं आगे चल करके भी, जो यहाँ इसमें भी नहीं आते हैं। देखिएगा, जीवन में एक वक्त आएगा कभी जब बहुत कंफर्टेबल होंगे आप पैसे से, सुविधाओं से, बट उस दौर की कोई बात आप किसी को नहीं बता पाएंगे। आप बताएंगे अपने स्ट्रगल वाले दिनों की ही बात। समझ में आ रही है बात ना? इसलिए बनने के बाद भी लाइफ में हमेशा नए नए गोल सेट करना चाहिए आदमी को। बहुत लोग आईएएस बनने के बाद डेड हो जाते हैं। थोड़ा कठोर शब्द का यूज कर रहा हूं मैं। मेरे मित्र मंडली में भी कुछ लोग हैं, हो गई नौकरी वाली बात, अब खत्म, अब जो पाना था पा लिया। मतलब उसके बाद थोड़ा बहुत ऐशो आराम, ठीक है, वो भी जीवन का पार्ट है। तो 4 आश्रम है हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो वो भी एक पार्ट है। बट बहुत सारे लोग डेड हो जाते हैं, हमने देखा है। इसलिए जगह आने के बाद फिर थोड़ा समय ट्रांजिशन फेज होता है, फिर एक नया गोल होना चाहिए लाइफ में, कुछ करना है। जिनके पास गोल है वो खूब इंजॉय करते हैं अपने लाइफ को, स्ट्रगल को आज भी। ऐसा है, बनने के बाद ज्यादा जिम्मेदारियां, ज्यादा स्ट्रगल है यदि आपके पास गोल है तो। और गोल विहीन है तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं, काम खत्म उसके बाद। कहते हैं रीढ़ रीढ़ विहीन जो लोग हो जाते हैं, मतलब ठीक, जिसमें दम होता है भाई वो छुट्टी ले लेगा अधिकारी। ठीक है, हिमाचल कैडर के एक आईपीएस, उन्होंने छुट्टी ले ली अभी। देखते हैं भाई, विधायक से हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, छुट्टी पे जा रहे हैं। फिर पोस्टिंग दोगे तो फिर वही काम करेंगे हम। एक लेडी ऑफिसर है, ठीक है, अभी रिसेंटली चर्चा चल रही है अभी, है ना, और भी कहीं कहीं अभी देखा होगा आपने भी। राजस्थान में घटनाक्रम बहुत चर्चा में है, वहाँ के जो अभी डीएम हैं, एसपी हैं, बहुत सख्त तरीके से उस पूरे मामले को हैंडल अभी। अधिकारियों का अपना एक तरीका होता है, ठीक। बाहर में जो चीज़ देखा हुआ अलग है, अंदर जो हो रहा है कुछ अलग हो रहा है। अधिकारी उसको बाहर नहीं आने देते। तो जो बीत रही होगी वही समझ रहा होगा। देखिए, कुछ बातें अंदर की भी होती हैं, ठीक है। तो लाइफ में गोल होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और सफल होने के साथ एक फॉर्मूला हमेशा जो मैंने समझा है, देखता हूं आसपास में बहुत सारे मित्र हैं जिनके अंदर अहंकार का भाव है। हम लोग भी बहुत, देखो जीवन में कोई अपराधी चरित्र के या कोई गलत आदमी तो रहे नहीं है किसी को कि आपको किसी की जरूरत पड़ती है। गलत आदमी को ही किसी की, ठीक है। तो जिसके अंदर ये भाव आया, उसके आसपास हमने देखा लोग हटते चले गए। तो इच्छा पे होती है, जैसे कभी इच्छा कर जाए तो किसी मंत्री, नेता, विधायक, सांसद के साथ कभी भी उठ बैठ के देखते हैं वहां क्या स्थिति रहती है। वहां पे भी उनका सम्मान है जिसकी रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूत है। हमारे लिए भी सामान्य बात है इस उम्र के इस पड़ाव पे जब किसी से देखना हो, मतलब बहुत नॉर्मली टाइम कभी मिलता है, दूर ही रहते हैं इन सब चीजों से, बट मिल गया तो वहां भी देखते हैं कि उनका सम्मान ज्यादा है जिनकी रीढ़ की हड्डी, ये तो ये ऐसे ही है, ये तो मतलब अभी बुलाते हैं उसको हम, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी इतना मेहनत करके कोई बनता है। हमें तो तकलीफ लग जाती है, क्योंकि मैं भी तो एस्पिरेंट रहा हूं ना कभी। हमें ये बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक, जब कोई इस तरह की बात कहता है, कोई इस तरह का बिहेव करता है अधिकार। मुझे लगता है कि नहीं, आप अपनी पहचान बनाइए बनने के बाद, ठीक है। बस चलिए, ऐसी ही बात निकल गई। तो हम लोग इस समय बात कर रहे हैं नेपोलियन की, और शिक्षा के बारे में हमने बात की, करेक्ट। धर्म के बारे में बात की हमने, ठीक, करेक्ट। नेपोलियन ने उसको भी मैनिपुलेट किया अपना। धर्म के बाद 2 पॉइंट और लिखे आप, कानून। कानून के बारे में लिखें आप। कानून के क्षेत्र में उसने क्या किया?
बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है भी। नेपोलियन अपनी आत्मकथा में कहता है कि दुनिया मुझे युद्धों के कारण नहीं बल्कि कानूनों के कारण याद रखेगी। लगभग 40 या अधिक लड़ाइयां लड़ी और मैक्सिमम में सफलता मिली उसे। और एक समय लगता था पूरा यूरोप उसके कदमों में, लेकिन वो खुद ही कहता है कि दुनिया मुझे युद्धों के कारण नहीं बल्कि ये अस्थायी सुधारों के लिए मुझे याद किया जाए। कब? जब सेंट हेलेना में पड़ा हुआ अंतिम दिन, तब जब पावर छिन गया तब उसे रियलाइज होता है। ठीक, देखिए आप, देखिए आधुनिक कानूनों का संकलन नेपोलियन का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, नेपोलियन ने कानून निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रुचि ली। कानून निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रुचि ली, व्यक्तिगत इंटरेस्ट लिया, और निम्नलिखित कानूनों का संकलन किया गया। निम्नलिखित कानूनों का संकलन किया गया। लिख लेंगे अलग अलग करके इसमें जिन कानूनों का संकलन किया गया। जैसे पीनल कोड, हम लोग पढ़ते थे ना, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया इंडियन पेनल कोड। ठीक है, जैसे पीनल कोड है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, कमर्शियल कोड, पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, कमर्शियल कोड। ठीक है, ये सब कानून, इसी में अगला पॉइंट लिखें आप, देखिए इन कानूनों को यूरोप के अन्य देशों में भी लागू किया गया। लागू किया गया और इसका प्रभाव आज भी फ्रांस एवं यूरोपीय देशों पर देख सकते हैं। फ्रांस एवं यूरोपीय देशों पर देख सकते हैं। ठीक है, तो कानून की भी कुछ कुछ बातें सब भी होती हैं। तो मोटे तौर पे आपको याद होगा, मैकाले जब पहले विधि आयोग का अध्यक्ष बना और अध्ययन कर रहा था कानूनों का, उसने भी इन कानूनों का अध्ययन किया था। मतलब ये ब्रिटेन से भी आगे निकल गया नेपोलियन इस मामले में। आमतौर पे आधुनिक परिवर्तनों में ब्रिटेन की बड़ी भूमिका रही है, इस मामले में नेपोलियन ब्रिटेन से भी आगे निकल गया। अगला पॉइंट लिखें, हालांकि इन कानूनों की कुछ युगीन सीमाएं भी थीं। इन कानूनों की कुछ युगीन सीमाएं भी थीं। युगीन सीमाएं, युग की सीमाएं, जैसे
महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया। अधिकार नहीं दिया गया। इसे में लिखें आप, मजदूरों के साथ विवाद की स्थिति में मालिकों को महत्व दिया जाता था। ठीक है। जैसे एक चेंज ये किया कि संपत्ति में सभी पुत्रों को बराबर अधिकार मिलेगा, तो पुत्री को क्यों नहीं मिलेगा? ठीक। तलाक का प्रॉपर इसने लीगल, विवाह को मतलब लीगली मैरिज सिस्टम बनाया, कानूनन विवाह। एक होता धर्म के माध्यम से, तो लीगलाइज किया। डाइवोर्स के लिए इसने प्रोविजन किया। ये सब प्रोग्रेसिव कदम थे इसके। बट वहीं पर चूंकि उस दौर में कोई भी परिवर्तन हो रहा, तो उसमें महिलाओं की भूमिका नहीं, परिवर्तन में भूमिका है, बट जब कानून बनाए जा रहे हैं उसमें महिलाओं की भूमिका, वो युग की सीमा है, वो दौर ऐसा है। ठीक। लास्ट पॉइंट लिखें आप, आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में लिखें, नेपोलियन ने आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान दिया। आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान दिया। लिखें, जैसे सड़कों एवं नहरों का निर्माण। नहरों का निर्माण। नेपोलियन के समय ना बहुत सारे पैलेस बनाए गए हैं, बहुत सारे संग्रहालय बनाए गए, म्यूजियम। प्लानिंग पे ध्यान दिया गया। वो मानता था कि हम कुछ ऐसा करें कि एक तो ताकत तो लोग है ही, बट निर्माण कार्यों को देखकर जो कोई भी पेरिस में, वारसा में आए, वो चौंक जाए, उसको एहसास पहले से हो जाए कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं, या ये सब किसने किया होगा। सबके जुमा पे एक ही नाम होना चाहिए, नेपोलियन। कभी कभी दरबार में बैठ के पूछता था कि मान लो 15-20 साल पहले को कोई मृत व्यक्ति आज जीवित हो जाए, उसे कैसा महसूस होगा फ्रांस को देख करके। दरबारी तो सब चाटुकार ही होते थे। ठीक है। सब एक स्वर में कहते थे, सब आश्चर्य, और सब अवश्य पूछेगा, ठीक है, कि भाई किसने किया है, तो सबके जुमा पे एक ही नाम आएगा, नेपोलियन। खुद अपनी बात वो खुद ही कह रहा है, मतलब नेपोलियन जो है। इच्छा होती है ना कि भाई आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें, अमर वाली बात होती है। मानव इच्छा से ही संचालित होता है। बुद्ध ने तो इच्छा को मारने की बात की थी, इच्छा खत्म तो जीवन मोक्ष मिल गया आपको। पूरा जीवन ही डिजायर से चलता है, इच्छाओं से चलता है। नहरों का निर्माण किया। इसी में अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें, नेपोलियन ने फ्रांसीसी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए फ्रांसीसी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटिश उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया। ब्रिटिश उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का आयोजन किया।
इसे में लिखें बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। ठीक। अगला पॉइंट लिखें, हालांकि हालांकि यह औद्योगिकरण का युग था, औद्योगिकरण का युग था। इसे में लिखेंगे आप, नेपोलियन ने नेपोलियन ने न केवल आधुनिक उद्योगों की उपेक्षा की, उद्योगों की उपेक्षा की, बल्कि पूंजीवाद के विकास में पूंजीवाद के विकास में बाधक बना। और यह नेपोलियन के पतन का एक कारण बना। और यह नेपोलियन के पतन का एक कारण बना। ठीक है। तो अब आपसे कभी सवाल ऐसे पूछेगा, लास्ट वाला लाइन अभी आगे डिस्कस करा दूंगा मैं, कैसे बाधक बना था वो, है ना। नेपोलियन के प्रमुख कार्यों के बारे में तो यही लिखा हुआ है, कार्यों की आलोचना यहीं पे मेंशन है। ठीक है, समझ में आ रही बात। कार्य ही इंपॉर्टेंट है, कार्य पूछे तब, आलोचना पूछे तब, नेपोलियन का योगदान पूछे तब। कभी कहेगा कि भाई जो पुराना फ्रांस था और नया फ्रांस, यानी क्रांतिकालीन फ्रांस और पहले का फ्रांस, दोनों के बीच नेपोलियन जो है सेतु था। पुराना यूरोप और नए यूरोप के बीच नेपोलियन जो है माध्यम। कुछ भी पूछेगा लिखना आपको, क्रांति पुत्र था, क्रांति, अनलेस एंड अनटिल, देखो महाद्वीपीय व्यवस्था वगैरह सब ऑप्शनल में पूछे जाएंगे, जीएस में नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर में कभी कभी आप देखेंगे कोई उत्साही में पूछ देता है। जीएस का एक नेचर है कि जीएस में हम क्यों पढ़े नेपोलियन को, आधुनिक विचारों को कितना आगे ले गया, विश्व को बदलने में उसकी क्या भूमिका, हमारा मकसद ये है जीएस में पढ़ना। बट चूंकि हमने क्या कहा था, नेपोलियन पे कंप्लीट तस्वीर बनाने के लिए हम सब पढ़ रहे हैं। नेपोलियन क्रांति पुत्र था और क्रांति का हत्यारा भी, इसका उत्तर भी आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक, जहां तक परिवर्तनों का साथ दे रहा है वो क्रांति पुत्र हो गया, जहां परिवर्तनों को छोड़ रहा है वो अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ रहा है, वहां क्रांति का हत्यारा हो गया। तो अधिकतम प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं मिल जाएंगे कार्य में, इसलिए मैंने पहले कह दिया था आपको मेनली कार्य ही पढ़ना है। उदय, महाद्वीपीय व्यवस्था, पतन एक बार पढ़ के छोड़ देना, कॉपी में लिखा रहेगा। जब भी रिवीजन करिएगा तो केवल कार्य। नेपोलियन को काल को याद की 1799 से 1815। फिर देखिए भारत में क्या क्या हो रहा था उस समय। वेलेस्ली का नाम सुना है ना, पूरा वेलेस्ली का एक बड़ा एंगल था नेपोलियन के खतरे से भारत को कैसे बचाया जाए। मिस्र में याद होगा वेलेस्ली ने सेना भेजी थी, मॉरिशस पे आक्रमण की योजना बना रहा था, गोवा में सैनिकों को तैनात किया था, फ्रैंकोबार और सेरामपुर पे कब्जा कर लिया था उसने, तंजौर कर्नाटक के शासक को पेंशन देकर शासन की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में। ये सारी बातें आपको उस समय हमने, जैसे अब आपने नेपोलियन पढ़ा तो नेपोलियन कितना खतरनाक था आपको इसकी एक समझ, वहां तो बस एक कैरेक्टर के रूप में आ रहा था, अब नेपोलियन और क्यों ब्रिटेन के पीछे पड़ा हुआ है, आपको इस बात की भी एक समझ एक्स्ट्रा रहेगी जब आप वहां राइटिंग करेंगे। तो विश्व इतिहास के साथ मॉडर्न इंडिया हमेशा आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखेगा। नेपोलियन का खतरा 1813 में टला, वेलेस्ली के जाने के बाद भी खतरा बना हुआ है। 1809 में रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि, सिंध में मित्रता की संधि, याद है, सिंध के साथ मित्रता की संधि, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि।
उन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं फ्रांसीसी है। वहां जरूरत नहीं थी हमें बताने की इतना, बट 13 में जाके खत्म होगी ना इसकी कहानी। तो उसके पहले तो कुछ भी किया जा रहा है, उसमें नेपोलियन का भय बना हुआ है। रूस और ब्रिटेन में नहीं बनती थी, रूस और ब्रिटेन और फ्रांस में नहीं बनती थी, फ्रांस और रूस में अच्छी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। रूस को पराजित करने के बाद रूस के शासक से अच्छी दोस्ती कर ले गए, और दोनों मिलकर योजना भी बनाएंगे, चलो अंग्रेजों को घेरते हैं भारत में। ठीक है, तो ये सब जो खतरा था, टीपू सुल्तान नेपोलियन को पत्र लिख रहा है, ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे उभर कर आपके सामने आ जाएंगे, विश्व इतिहास से जुड़े हुए पहलू। ठीक है, अब दो छोटी छोटी बातें और हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था लिखें आप, अलग से कुछ भी नहीं था। लिखें आप महाद्वीपीय व्यवस्था। लिख लें आप, लिखें नेपोलियन के द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध, अप्रत्यक्ष युद्ध का आर्थिक युद्ध, अप्रत्यक्ष युद्ध नेपोलियन के द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध, है ना, ब्रिटेन के विरुद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध या आर्थिक युद्ध, या आर्थिक युद्ध के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है? आर्थिक युद्ध है या अप्रत्यक्ष युद्ध है? इसी में अगला पॉइंट लिखें आप। नेपोलियन की यह सोच थी कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का आधार उसके उद्योग एवं वाणिज्य व्यापार हैं। उद्योग एवं वाणिज्य व्यापार हैं। यदि ब्रिटेन को यूरोप एवं अन्य महादेशों से अलग थलग कर दिया जाए, तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी, और ब्रिटेन में असंतोष उभरेगा, असंतोष पनपेगा या उभरेगा, और इसका लाभ उठाकर ब्रिटेन को पराजित किया जा सकता है। ठीक है, इसका लाभ उठाकर ब्रिटेन को, ये उसकी योजना थी। नेपोलियन महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है? हमने कहा ना, ये स्पेसिफिक वॉर हो जाता है। तो
जीएस में ना पॉलिटिकल हिस्ट्री में थीम नहीं हो, केवल वॉर का थीम है। वॉर बेस्ड सवाल डायरेक्ट कुछ थीम होने चाहिए उसमें, इसलिए आपके जीएस में सवाल इससे नहीं आएंगे, बट एक बार जानना जरूरी था। अब लिखें आप, अगला पॉइंट लिखें इसी में आप, मतलब इसकी पूरी समरी लिखा दे रहा हूं ताकि पूरा सारांश आपके पास रहेगा। लिखें आप, लिखें कि ब्रिटेन की आर्थिक नाकेबंदी के उद्देश्य से नाकेबंदी के उद्देश्य से नेपोलियन ने कई आदेश जारी किए। कई आदेश जारी किए। इन आदेशों के ना नाम मिल जाएंगे, मिलान घोषणा, बर्लिन घोषणा, उन सब की भी जरूरत नहीं है आपको। कई आदेश जारी किए कि ब्रिटेन से कोई व्यापार नहीं करेगा, ब्रिटेन के किसी भी जहाज को मैं डुबा दूंगा। इस तरह के सब अलग अलग आदेश होते थे। मिलान एक जगह का नाम है, बर्लिन एक जगह का नाम है। ऐसे करके आदेश जारी किए। कॉमा देखिए इसी में लिखे आप, प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटेन ने भी, प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटेन ने भी फ्रांस से होने वाले व्यापार को रोकने के लिए आदेश जारी किया। व्यापार को रोकने के लिए आदेश जारी किया। ब्रिटेन ने एक ऑर्डर इन काउंसिल निकाला। मतलब सब अपना अपना आदेश का नाम है। एक जस्ट अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूं, बट आपको जरूरत नहीं है इन सब की भी। अलग अलग जगहों से आदेश, अब तुम ये काम नहीं करोगे, तुम ये काम नहीं करोगे, ऐसे लड़ाइयां चल रही हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, घेर देना उसको एक तरह से, व्यापार नहीं करने देना। नेक्स्ट लिखें आप, तुम नाकाबंदी का मतलब ये तो नहीं कि नाक बंद कर दिया गया, हो सकता है मन में आ गया हो सवाल। ब्लॉकेड कहते हैं इंग्लिश में उसको, घेर देना, घेराबंदी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, हालांकि नेपोलियन का यह प्रयास सफल नहीं रहा, हालांकि नेपोलियन का यह प्रयास भी सफल नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटिश नौसेना फ्रांसीसी नौसेना से अधिक मजबूत थी। फ्रांसीसी नौसेना से अधिक मजबूत थी। इसी में लिखें आप, देखिए फ्रांस यूरोपीय देशों को, फ्रांस यूरोपीय देशों को ब्रिटिश उत्पाद का विकल्प नहीं दे पाया, विकल्प नहीं दे पाया। ठीक है, फ्रांस यूरोपीय देशों मतलब तो उत्पाद का विकल्प नहीं दे पाया। देखें आप इसमें, यूरोपीय यूरोपीय जनता और मध्य वर्ग नेपोलियन की नीतियों से परेशान हुई, नीतियों से परेशान थी। में लिखें, फ्रांसीसी सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण भी, फ्रांसीसी सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण भी
भ्रष्टाचार के कारण भी आयात निर्यात, ब्रिटेन का आयात निर्यात जारी रहा। ब्रिटेन का आयात निर्यात जारी रहा। अंततः महाद्वीपीय व्यवस्था को जबरन लागू करने के क्रम में नेपोलियन युद्ध यानी वॉर, युद्धों की अंतहीन श्रृंखला में उलझ गया, अंतहीन श्रृंखला में फंस गया या उलझ गया। और यह उसके पतन का कारण बना। अंतहीन श्रृंखला में उलझ गया और यह उसके पतन का कारण बना। मैं 1 मिनट में फिर समझा देता हूं। जैसे मान लो ये ब्रिटेन है आपका, ये फ्रांस है, ठीक है। नेपोलियन क्या चाहता था कि ब्रिटेन का यूरोपीय देशों से कोई व्यापार ना हो। उसने हर जगह नौसेना तैनात करना शुरू, और ब्रिटेन का अमेरिका और एशिया से भी कोई व्यापार। तो नेपोलियन ने खुद अपनी नौसेना प्लस सहयोगी देशों को कहा कि एकदम होने नहीं देना है व्यापार। यह हो गया अप्रत्यक्ष युद्ध या आर्थिक नाकेबंदी की नीति। व्यापार को ब्लॉक करना, नाकेबंदी करना, घेराबंदी करना। क्लियर ना? इसी को महाद्वीपीय व्यवस्था कहा गया है। इसके पहले नेपोलियन 2-3 युद्धों में हार चुका था ब्रिटेन से। अब उसको लगता था यदि इसको हराना है तो इसको घुटनों पे लाना होगा, इसकी अर्थव्यवस्था पे प्रहार करना होगा। तभी यह मजबूर होकर या तो हमसे समझौता करेगा या हम इस पे हमला करेंगे। वो कहता था बस एक बार यहां असंतोष हो जाए और मैं इंग्लिश चैनल को पार कर लूं, फिर मैं बनियों के देश, वो मर्केंटाइल कंट्री कहता था, बनियों के देश को बताऊंगा पावर क्या होता है। ये अलग ही दुनिया में था। ठीक। अब इसने क्या किया, नेपोलियन ने समय समय पर ऑर्डर जारी किया कि ब्रिटेन से कोई व्यापार नहीं करेगा। उसके कोई देश ब्रिटेन जा रहा है तो उसके जहाज़ों को भी हम डुबा देंगे, हम कोई ऐसा करेगा तो हम उस पर हमला करेंगे हम, मतलब ऐसे समय समय पे आदेश जारी करता था। ये जो जो आदेश जारी करता था ब्रिटेन काउंटर में आदेश, तुम करोगे तो मैं भी ये करूंगा। अब उसने भी कहा कि फ्रांस से यदि कोई व्यापार करेगा तो उसके जहाज़ों को पकड़ लेंगे, हम डुबा देंगे। एक तरह से व्यापारिक वॉर शुरू हो गया इनका। डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं वो, अप्रत्यक्ष तौर पर लड़ रहे हैं। अब ये सफल तभी हो पाता, ये वाकया सफल तभी हो पाता जब नेपोलियन के पास मजबूत नौसेना, ब्रिटेन की नौसेना भारी पड़ गई। दूसरा, यूरोपीय देशों को आदत पड़ चुकी थी औद्योगिकरण के कारण। तो नेपोलियन की नीतियां क्या थी ना, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के विकास में बाधक। ये बहुत बड़ी गलती रही नेपोलियन की। यदि वो औद्योगिकरण पर ध्यान देता और थोड़ा विनम्र रहता तो तस्वीर फ्रांस की आज कुछ और, जो पूरे यूरोप को अपने कदमों में लाया था, यदि उसको आर्थिक महाशक्ति बना ले जाता 25-30 साल रुक करके, तो गेम चेंज हो जाता फिर। बट वही बात है, अहंकार आया और उसमें था। सफल क्यों नहीं रहा, ये बात भी मैंने आपको इसमें लिखा थी इसको लेकर के। एक तो नौसैनिक रूप से कमजोर था, औद्योगिक रूप से कमजोर था, करप्शन था, खुद अपने सैनिकों की जरूरतें मंगा रहा है ब्रिटेन से चोरी छिपे हुए। और बाद में उसको लगा कि यूरोपीय देश विरोध कर रहे हैं, यूरोपीय देश चोरी छिपे आयात कर रहे हैं। इसको लागू करने के क्रम में सभी राष्ट्रों से लड़ता चला गया वो। कभी स्पेन पे हमला, कभी हॉलैंड पे हमला, अपने जहां शासन है वहीं पे हमला शुरू कर रहा है। पब्लिक विरोध में खड़ी हो गई और फिर इस तरह से देखोगे आप, ये नेपोलियन के पतन का एक कारण। पतन में ज़्यादा कुछ नहीं है, 5-10 मिनट है, कल हम ऐसे बात करेंगे। कल का टॉपिक, परसों का टॉपिक क्या होगा हम लोग का, वियना सम्मेलन होगा, ठीक, जो हमने बताया था आपको। इटली और जर्मनी के एकीकरण की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक।
सिलेबस जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही चल रहे हैं हम लोग, है ना, आप देख लिया करिएगा। थैंक यू।